दोस्तों दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर मिडिल क्लास, कोई भी बच्चा हो जब वो अपनी माँ के आंचल में जाता है तो अपनी तमाम दुख और अपनी तमाम तकलीफ़ों को भूल जाता है। ऊपर वाले ने ना जाने ऐसा क्या रखा है माँ के आंचल के अंदर कि बच्चा जब रोता हो, बिलखता हो, कितना ही परेशान हो, जब माँ के आंचल में पहुँचता है तो उसे अपनी तकलीफ़ें ध्यान ही नहीं रहती। और ये एक माँ के साथ नहीं है, बल्कि हर दुनिया की माँ जो होती है वो एक सी ही होती है। बच्चों के लिए अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान कोई होता है तो माँ का आंचल होता है। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी इस कहानी से बिल्कुल उलट है। बल्कि इस कहानी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जब ये खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। वाकई दोस्तों ये कहानी जब मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो शायद आप लोग के भी रोंगटे खड़े हो जाए और आप लोग भी ये कहने को मजबूर हो जाए कि कोई माँ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में बने रहिएगा। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है वाराणसी। ये जो वाराणसी है, इसी वाराणसी के अंतर्गत एक थाना आता है, रामनगर थाना। और इसी रामनगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है, मच्छरहट्टा इलाका। और इसी मच्छरहट्टा इलाके के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में मोना चौहान, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। मोना चौहान के पति का नाम बबलू शर्मा। लेकिन मोना चौहान के जो पति बबलू शर्मा हैं, 2 साल पहले किसी बीमारी की वजह से रहस्यमय तरीके से उनकी अचानक मौत हो जाती है। जब पति की मौत हुई थी उस समय मोना चौहान और बबलू शर्मा के टोटल 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम सूरज था और छोटी वाली जो बेटी थी उसकी उम्र तकरीबन 5 साल के आसपास थी। मोना चौहान के ऊपर अचानक से जब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है तो मोना चौहान अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए पास ही में एक साड़ी बनाने वाली कंपनी में साड़ी बुनने का काम किया करती थी और वहीं से कुछ पैसे मिला करते थे और उन्हीं पैसों से ये अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर किया करती थी। मोना चौहान ने अपने इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे सूरज का एडमिशन भी करवा दिया था। सूरज उसी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। भले ही मोना के परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे, पति जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मोना जो थी किसी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। बात कर रहा हूँ मैं 11 अगस्त साल 2025 की। 11 अगस्त साल 2025 को मोना चूँकि फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी, बेटा स्कूल गया हुआ था। बेटा सूरज स्कूल से लौट के आता है, उसके बाद में अपना बैग वगैरह रखता है और बाहर खेलने के लिए चला जाता है। मोना जब अपने काम से घर लौट कर आती है तो देखती क्या है कि घर के अंदर उसकी 5 साल की बच्ची मौजूद है, लेकिन सूरज का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। अब मोना ये सोचती है कि हो सकता है कि सूरज कहीं पर खेलने गया हो, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में समय लगातार गुजरता रहता है, लेकिन सूरज लौट कर नहीं आता है। यानी रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है। अब 9 बजे तक जब सूरज लौट कर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मोना को अब सूरज की चिंता सताती है। इसलिए वो सूरज को ढूंढने के लिए इधर उधर के चक्कर लगाती है। दोस्तों मोना अपने बेटे सूरज को इधर उधर ढूंढ तो रही है, लेकिन उसको कहीं पर भी सूरज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। चाहे बच्चे जहाँ पर खेलते थे वहाँ पर या फिर कोई उसका दोस्त था वहाँ पर। उसके बाद में मोना सीधा सीधा अपने देवर अनूप शर्मा के पास पहुंचती है एंड अपने देवर अनूप शर्मा और उसकी पत्नी अनीता से कहती है कि जो बेटा सूरज है ये घर लौट कर नहीं आया है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी कोई पता नहीं है। उसके बाद में अनूप शर्मा गांव के कुछ लोगों को लेता है और तुरंत अपने भतीजे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब इधर मोना भी ढूंढ रही है, उधर चाचा भी ढूंढ रहे हैं, बाकी गांव के कुछ और लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस सूरज के बारे में कहीं से भी न घर वालों को, न गांव वालों को, न इस अनूप शर्मा की जो पत्नी अनीता है इसको कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार सूरज कहाँ है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। यही 9 बजे से तलाश जारी हुई थी और अब तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और रात के 12 बजे तक सूरज के बारे में कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला था। अब दोस्तों एक बच्चा जिसकी उम्र महज अभी 10 साल के आसपास है, रात के 12 बज चुके हैं और उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल रहा है। चाहे उसके दोस्त हों, चाहे मिलने वाले हों या फिर गाँव के अंदर ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे अक्सर बैठ जाया करते हैं, ऐसी सारी जगहों पर ढूंढ लिया था। आस पड़ोस के जितने भी रिश्तेदार थे सबसे कांटेक्ट कर लिया था, लेकिन कहीं से भी सूरज के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो जो सूरज के चाचा होते हैं अनूप शर्मा,
उसको लोग राय मशवरा देते हैं कि तुम सीधा सीधा रामनगर थाने में चले जाओ और वहाँ पे जाने के बाद में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराओ और पुलिस से मदद मांगो, क्योंकि आजकल बहुत सारा हादसे हो रहे हैं और पुलिस अगर इस केस के अंदर जल्दी से छानबीन कर लेगी तो हो सकता है कि किसी अनहोनी को होने से बचाया जा सके। लिहाजा इसके बारे में अनूप शर्मा अपनी भाभी जो थी मोना, इससे इस बारे में डिस्कस करता है कि चलो पुलिस थाने चलते हैं। लेकिन जो मोना थी वो ये कहते हुए इनकार कर देती है कि कहीं चला गया होगा, अभी से पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि सुबह तक आ जाए। लेकिन जो अनूप शर्मा था उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए अनूप शर्मा सीधा सीधा पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस थाने के अंदर पहुंचने के बाद में अपने भतीजे की गुमशुदगी की खुद से अकेले ही रिपोर्ट दर्ज कराता है। अच्छा, पुलिस जो थी वो भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और गुमशुदगी का केस दर्ज करती है और सबसे पहले आस पड़ोस के इलाकों में छानबीन शुरू करती है। पुलिस अपनी मेहनत करती है, अपनी मशक्क़त करती है, तमाम तरीके से पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इस सूरज के बारे में पुलिस को भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद में पुलिस पहुंचती है और जाने के बाद में एक बार अनूप शर्मा और उसकी जो भाभी मोना चौहान थी, इन दोनों से पूछताछ करती है। तो मोना चौहान पुलिस को यही बताती है कि मैं काम पर गई हुई थी और जब मैं लौट के आई तो मेरा जो बेटा सूरज था वो घर पे मौजूद नहीं था। शुरुआत में मैंने यही समझा कि वो हो सकता है कहीं खेलने वगैरह गया हो, लौट आएगा, लेकिन जब रात के 9 बज गए और जब तक बेटा लौट कर नहीं आया तो मुझे चिंता हुई। मैंने पहले इधर उधर ढूंढा, जब नहीं मिला तो मैं अपने देवर के पास में गई। उसके बाद में पुलिस जो थी वो सीधा सीधा देवर अनूप शर्मा के पास में पहुंचती है और अनूप शर्मा से जाने के बाद में पूछताछ करती है। कहती है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक, अगर किसी के ऊपर कोई डाउट हो तो हमें बताओ। तो जो अनूप शर्मा होता है वो कहता है कि साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी भाभी मोना चौहान है ये पुलिस से और मुझसे झूठ बोल रही है। दरअसल मेरा जो भतीजा सूरज गायब हुआ है उसे गायब करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मेरी भाभी मोना चौहान का हाथ है। अब जैसे ही ये बातें अनूप शर्मा अपनी भाभी के बारे में पुलिस से कहता है तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि इस परिवार के अंदर कोई रंजिश वाला मामला हो, इसलिए ये बात बोल रहा हो। तो पुलिस वाले अनूप शर्मा से कहते हैं कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो और तुम्हारे पास में इस बात को लेकर क्या लॉजिक है। तो जो अनूप शर्मा होता है वो कहता है कि साहब मेरी जो भाभी मोना चौहान है जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है, भैया की डेथ लगभग 2 साल पहले हो गई थी और उसके बाद से जो मेरी भाभी है उसका पड़ोस के ही गोलाघाट में रहने वाले मोहम्मद फैजान के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है और मुझे शक है कि मोहम्मद फैजान और मेरी भाभी जिसका नाम मोना चौहान है, इन दोनों ने ही मिलकर मेरे भतीजे सूरज को गायब किया है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि मोहम्मद फैजान के साथ में प्रेम प्रसंग है, इसलिए फिर से पुलिस मोना चौहान के पास पहुंचती है और मोना चौहान के पास पहुंचने के बाद में उससे पूछताछ करती है और उसे पूरी बात बताती है। तो मोना चौहान भी यहाँ पर पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। मोना चौहान कहती है कि हाँ मेरा मोहम्मद फैजान के साथ में प्रेम प्रसंग तो चल रहा है, लेकिन मेरे बेटे सूरज को किसने गायब किया है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मोना चौहान जब पुलिस से इस तरीके की बातें कहती है तो पुलिस के पास में और कोई रास्ता तो था नहीं, क्योंकि पुलिस के पास में मोना चौहान के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस जो थी वो तुरंत गोलाघाट पहुंच जाती है और वहां से मोहम्मद फैजान को अरेस्ट कर लेती है। मोहम्मद फैजान को अरेस्ट करने के बाद में सीधा सीधा पुलिस थाने लेके आती है और यहाँ पे लाने के बाद में इससे पूछताछ करती है। जब मोहम्मद फैजान से शुरुआत में पूछताछ की जाती है तो मोहम्मद फैजान के जो बयान थे वो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहे थे। और जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि पुलिस की जो नज़र होती है ये बहुत ज़्यादा पारखी नज़र होती है और पुलिस वो सब कुछ देख पाती है जो खुली आंखों से हम नहीं देख पाते। लिहाजा पुलिस को मोहम्मद फैजान के ऊपर डाउट होता है, इसलिए पुलिस मोहम्मद फैजान की मेहमान नवाजी करती है और जब इसकी मेहमान नवाजी की जाती है तो अंततः जो मोहम्मद फैजान होता है ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दरअसल जो मोहम्मद फैजान है ये पुलिस से बस एक बात कहता है और कहता है कि जो सूरज है वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब जैसे ही ये मोहम्मद फैजान पुलिस के सामने ये बात कबूल करता है कि हाँ जो सूरज है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उसके बाद पुलिस मोहम्मद फैजान से सवाल करती है कि क्या हुआ सूरज को और उसके साथ में तुमने क्या किया है। तो उसके बाद में मोहम्मद फैजान कहता है कि दरअसल मैंने सूरज की हत्या कर दी है। अब उसके बाद में पुलिस मोहम्मद फैजान से सूरज की हत्या के पीछे की वजह पूछती है। उसके बाद में मोहम्मद फैजान पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है और यकीनन दोस्तों ये कहानी ऐसी कहानी थी जिसे सुनने के बाद में पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मोहम्मद फैजान सुनाता है कि इस कहानी की शुरुआत अब से तकरीबन 2 साल पहले से होती है और 2 साल पहले जो मोना चौहान थी ये अपने पति बबलू शर्मा के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसी बीच में बबलू शर्मा की अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब जब बबलू शर्मा की मौत होती है तो परिवार के अंदर मोना चौहान के अलावा उसका एक बेटा सूरज और एक बेटी थे,
लिहाजा उसके बाद में जो मोना चौहान थी ये अपने दोनों बच्चों के साथ में अपने देवर अनूप शर्मा और भाभी अनीता के साथ में रहने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में जो कि पैसों की तमाम तरीके की ज़रूरत रहती, सूरज पढ़ने भी जाता था, इसलिए जो मोना चौहान थी ये पास की ही एक फैक्ट्री में साड़ी बुनने का काम करने लग जाती है और वहाँ से जो भी पैसे मिलते उन्हीं पैसों से ही अपने परिवार का भरण पोषण करती है। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी कि इसी बीच में मोना की ज़िंदगी में मोहम्मद फैज़ान की एंट्री होती है। जब मोहम्मद फैज़ान की मुलाकात इस मोना चौहान से होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे नाजायज़ ताल्लुकातों में बदलती है और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। मोहम्मद फैज़ान और मोना चौहान दोनों एक दूसरे से कुछ इस कदर मोहब्बत करते थे कि ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अभी तक मोना चौहान जो अपने देवर और उसकी पत्नी के साथ में रह रही है, इस बारे में मोना चौहान की ससुराल में किसी को भी कानूकान खबर नहीं है कि मोना चौहान के मोहम्मद फैज़ान नाम के लड़के के साथ में नाजायज़ रिश्ते चल रहे हैं। इसी वजह से जो मोहम्मद फैज़ान था ये कभी कभी मोना चौहान के घर भी आ जाया करता और उसके बाद में उसके बच्चों को कभी कभी मार्केट भी ले जाया करता। किसी को कोई एतराज़ भी नहीं था क्योंकि मोना चौहान ने यह बताया था कि मोहम्मद फैज़ान उसके घर का वहाँ पे काम करता है जहाँ पर वो काम करती है और इस वजह से घर वालों को मोना चौहान की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का कोई मकसद भी नहीं था। वो सोच ही रहे थे कि मोना चौहान तो ऑलरेडी दुख और दर्द में है, उसका पति इस दुनिया में मौजूद नहीं, अगर कोई बात भी कहोगे तो उसको दिल पे लगेगी, इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी वो कर रही है बेहतर कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि जिसके 2 बच्चे हैं वो गलत रास्ते पर चलेगी, लेकिन मोना चौहान गलत रास्ते पर चल चुकी थी। उसके जो मोहम्मद फैज़ान था उसके साथ में रिश्ते बन गए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा। वक्त गुजरने के साथ में जब ये फैसला करती है कि अब इसी मोहम्मद फैज़ान के साथ में शादी करनी है तो इस बारे में वो अब अपने देवर अनूप शर्मा से बात करती है और वो कहती है कि देखो मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ और हमारे घर की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारी प्रॉपर्टी ना सही मेरी आधी प्रॉपर्टी बेचकर उसके 50 लाख रुपए मुझे दे दो। अब जैसे ही ये बात अनूप शर्मा सुनता है वो प्रॉपर्टी में से एक भी सिक्का देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो पहले पूछता है कि तुम शादी किससे और क्यों करना चाहती हो। तो उसके बाद में मोना चौहान बताती है कि दरअसल जो मोहम्मद फैज़ान यहाँ पर आता है मैं फैज़ान से ही शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही ये फैज़ान का नाम बताती है तो अनूप शर्मा साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे भैया की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे भैया का एक बच्चा है और इस बच्चे की जो प्रॉपर्टी है यानी जो सूरज है ये सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम में पहुंचेगी और मैं कुछ साल के बाद में खुद सारी प्रॉपर्टी सूरज और उसकी बहन के नाम करा दूंगा, लेकिन तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब उसके बाद में मोना चौहान परेशान होती है, लोगों से मदद मांगती है, कभी दफ्तर के चक्कर लगाती है, लेकिन कहीं से भी इस मोना चौहान को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। इधर मोना चौहान मोहम्मद फैज़ान से शादी तो करना चाहती थी लेकिन प्रॉपर्टी के साथ में। उसके बाद में धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अब मोना चौहान को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और दोस्तों इसी तरीके से तकरीबन 8-9 महीने का समय गुजर जाता है और मोना चौहान इधर उधर के चक्कर लगाती रहती है, न दे पर मानने को तैयार था न किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी देने को तैयार था। इसी बीच में जो मोना चौहान थे अपने ही घर के अंदर मोहम्मद फैज़ान के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है कि उसी समय जो सूरज होता है बेटा वो घर के अंदर आ जाता है और जब वो अपनी माँ को उस फैज़ान के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखता है वो वहाँ से उस समय चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मोना चौहान और फैज़ान इन दोनों के दिल में अजीब तरीके का डर बैठ जाता है। इन दोनों को लगता है कि अगर सूरज ने किसी को कोई बात बता दी तो फिर हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि सूरज के रहते हमें प्रॉपर्टी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो उसका चाचा अनूप है उसने कह दिया है कि प्रॉपर्टी पर सूरज का अधिकार है और ऐसे में अगर हम सूरज को इस दुनिया से निपटा दें तो उसकी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी और साथ के साथ जो हमें डर है कि किसी को बता ना दे वो डर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत 11 अगस्त साल 2025 को जो मोना थी ये अपनी ड्यूटी चली जाती है और उसी समय जो मोहम्मद फैज़ान था ये अपने साथ में अपने एक दोस्त और अपने एक कज़िन ब्रदर मोहम्मद राशिद को शामिल करता है। राशिद के साथ मिलकर प्लानिंग करता है, चूँकि जो सूरज था ये कोचिंग गया हुआ था, शाम के 6 बजे के आसपास कोचिंग से लौट के आता है और उसके बाद खेलने के लिए चला जाता है। जैसे ही ये खेलने के लिए जाता है तो उसी समय फैज़ान और राशिद इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि सूरज कोचिंग से आकर खेलने ज़रूर जाएगा। उसके बाद में फैज़ान चूँकि सूरज को पहले से जानता था इसलिए सूरज को वो अपने बातों में उलझाता है और कहता है कि चलो तुम्हें कहीं घुमा के लेके आता हूँ। अच्छा, जो बच्चा सूरज था वो भी बेचारा इसकी बातों में आ जाता है और उसके बाद में वो इसके साथ चला जाता है। उसके बाद में ये इस जगह से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं, जहां पर बाबन बीघा जंगल कहा जाता है और वहां पे पहुंचने के बाद में जो फैज़ान था इस सूरज की गला दबाकर हत्या कर देता है
और उस समय जो राशिद था, ये राशिद खड़े होकर ये रेकी कर रहा था कि कोई इधर से आता जाता ना हो, और उसके बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में इसी फैज़ान की तहरीर पर इस मोना को भी गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद में राशिद, फैज़ान और मोना, इन तीनों को अदालत में पेश किया जाता है और उसके बाद में वहाँ से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यह कहानी जब लोगों तक पहुँचती है तो लोग इस कहानी को सुनने के बाद में वाकई हैरान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आखिरकार कोई माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक और सच्ची घटना के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।